अब नेक्स्ट में हम आते हैं औद्योगिक प्रदेश बेसिकली किसे कहते हैं, इन्हें कहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो उसमें पूर्वोत्तर अमेरिका आता है, पश्चिम और मध्य यूरोप आता है, पूर्वी यूरोप भी आता है और जो हमारा पूर्वी एशिया है वो भी यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश के रूप में हम जानते हैं। जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः जो है वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला के निकट, यानी जो जहाँ पे कोयला एरिया रहता है, कोयला क्षेत्र वाला एरिया रहता है, वो हमारे ईंधन का काम करता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पे इन सब सारी चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में भंडारण होता है, वहीं पे पॉसिबल रहता है कि वहाँ पे औद्योगिक जो केंद्र है वहाँ पे बनाए जाए। ठीक है, हमने जो यहाँ पे आपको अमेरिका, मध्य यूरोप, इसको हम एक बार मैपिंग के लिए देखेंगे कि ये स्थान बेसिकली कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाले यही जो है हमारे औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं पूरे विश्व में। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आप ब्राज़ील का देख सकते हैं जो पोर्शन कुछ हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे समुद्री तट के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी औद्योगिक केंद्र यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जावा वाला जो है, जावा पर भी यहाँ पे केंद्र के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे सिंगापुर में भी। ठीक है, वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा पूर्वी वाला एरिया है, जहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो एरिया है, पश्चिम बंगाल का एरिया, वहाँ पर विशेष रूप से हमारे औद्योगिक केंद्र खोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल के लिए नदियों की व्यवस्था की गई है, यानी नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे श्रम जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध है कम खर्चे पे। ठीक है, यहाँ पे कोयला के लिए, यानी ईंधन के रूप में कोयला का भी यहाँ पे मिल जाता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कोयला के भंडार काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो श्रम पूंजी है वो भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी मजबूत रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे औद्योगिक केंद्र केंद्र के रूप में यहाँ पे खोले जाते हैं। तो आपको यहाँ मुंबई में भी दिख रहा होगा, आपको हल्का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा कि मुंबई में भी हमारे औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यूरोप के साइड में जो दिख रहे होंगे तो ये सारे हमारे यूरोप साइड में हमारे औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। जो हमारा ब्लैक वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे जो ब्लैक वाले हैं ये हमारे औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, ये वाले शहर। ठीक है, ये वाले स्थान। यहाँ पे बात किया है कि भारत में अनेक अनेक जो है औद्योगिक केंद्र हैं, यानी कि औद्योगिक जो प्रदेश हैं कहे जा सकते हैं, वे हमारे भारत में कौन कौन से हैं। तो जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, ठीक है, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, ठीक है, ये हमारे औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। हम विशाखापट्टनम को भी कह सकते हैं, गुंटूर जो प्रदेश है वो भी हो सकते हैं, जो दिल्ली में हमारे गुड़गांव है वो भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये भी हमारे औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। हमने जाना कि जो हमारे भारत देश में जो औद्योगिक केंद्र मेन रूप से मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से जहाँ पे दर्शाया गया है, हमने बताया आपको एक एक करके, ये हमारे यहाँ पे औद्योगिक केंद्र के रूप में या औद्योगिक प्रदेश के रूप में यहाँ पे लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो हमारी औद्योगिक विपदा है ये क्या है, यानी औद्योगिक क्षेत्र से हमारे मानव संकट पर किस प्रकार हानि पहुंचती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारा आपको याद होगा। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे जो 3 दिसंबर 1984 को घटना हुआ था, इसका हम डिटेल से इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। उद्योगों में दुर्घटना व विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण यहाँ पे घटित होती है। 3 दिसंबर, यानी कि कहाँ की घटना है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 पर यह घटना घटित हुई थी। अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी ये मानी जाती है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड, जिसका नाम था, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भोपाल में औद्योगिक घटना हुआ था उसमें कौन से कीटनाशक जो चीज़ें थी उसके रिसाव के कारण हुआ था। तो यहाँ पे यूनाइन का जो फैक्ट्री का नाम है, इसका नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है, तो जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली जो हमारी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में ये हमारे आ जाता है कि कौन सी गैस यहाँ पे मिली थी। ठीक है, किस कौन सी गैस से रिसाव के कारण यहाँ पे हुआ है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है, तो इसके कारण यहाँ पे रिसाव हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ, गैस रिसाव के बाद की घटना क्या हुई कि 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार यहाँ पे लगभग 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी बड़ी संख्या की मात्रा है, आपको ज्ञात होना चाहिए। हजारों लोग बच गए, वो आज भी एक बीमारी से, जो अंधापन है, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और आंत्रशोथ, इन सारी विकृतियों से आज भी वो लोग पीड़ित हैं। यानी जो लोग बच गए थे उनके उनके अलग अलग तरह की बीमारियां पकड़ लीं जो आज भी उनके लिए घातक साबित हो रही है। क्लियर है,
उसके बाद से आते हैं यहाँ पे कि 23 दिसंबर 2005 में और कौन सी घटना हुई थी। हमने भारत की बात कर लिया, अब यहाँ पे चीन की बात किया है कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाँव कायो चोंगनी से गैस जो कूप है विस्फोट से वहाँ पे 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए और वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए वहाँ पे विपदा आ गई, तो उसके जोखिम जो है उसको कम करने के हम उपाय कौन कौन से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो कर सकते हैं कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर उनको रखना चाहिए यहाँ पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ औद्योगिक केंद्र है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर जो हमारे गांव बसते हैं, जो हमारे रहने के लिए जो सघन बस्ती बसती है, उनको काफ़ी दूर रखना चाहिए, ठीक है, वहाँ बसाना चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या है कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थ के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। यानी जहाँ पे ये घटना घटित हो रही है, यदि कोई गैस जिसकी उसको नॉलेज है कि ये यहाँ पे गैस का रिसाव हुआ है, तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इसके जो प्रभाव हैं वो क्या हो सकते हैं और इनसे बचने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो तीसरा दिया हुआ है ये क्या है कि आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। यानी जहाँ पे अगर मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वहाँ पे जगह जगह वहाँ पे अग्निशामक जो संयंत्र होते हैं आग बुझाने वाले, वहाँ पे रखनी चाहिए। और वहाँ पे जो ड्यूटी पर तैनात लोग होते हैं उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी अग्निशामक यंत्रों के उपयोग से हम जो आग वहाँ पे लगी रहती है उनको बुझा सकते हैं, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग की भी हमें आवश्यकता होती है। अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो इसमें क्या आता है कि विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। यानी वहाँ पे एक सीमा होनी चाहिए कि हम जो गैस का भंडारण कर रहे हैं विषैले वाले का, उसका जो पीक पॉइंट है वो यही इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये हमारा इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़नी चाहिए। तो एक लिमिट भी तय करनी चाहिए कि हम कहाँ तक जो हमारी विषैली गैस हैं उनको हम संग्रहण करने की जो सीमा है उसको निर्धारित करना चाहिए। क्लियर है। अगर हम 5 की बात करें तो उसमें क्या आता है कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जहाँ पे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं वहाँ पे जो हमारी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो गैसें बाहर निकलती हैं, उन गैसों को कम से कम मात्रा में निकलने की सलाह देनी चाहिए और उनको इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए जो कि उन्नत होना चाहिए। क्लियर है। यानी पर्यावरण प्रदूषण को भी हमें बचाना पड़ेगा अगर हम औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या आता है यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान, ये सारे जो है इस उद्योग में शामिल हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में आते हैं कि प्रमुख औद्योगिक जो उद्योगों का जो वितरण है वो किस प्रकार यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यानी कि लोहा का अलग होता है, स्टील का अलग होता है, तो उन सारे उद्योगों को हम समझेंगे जो यहाँ पे वितरित किए गए हैं। तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये हमारे प्रमुख उद्योग हैं, ठीक है। 3 मुख्यतः यहाँ पे दिया गया है। पहला लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा हमारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। क्लियर है। यहाँ पे बात किया है नेक्स्ट में आपने नोटिस किया होगा कि लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग जो है वो काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ये हमारा नया उभरता उद्योग है, ठीक है। वे देश में जिसमें वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है वो हमारे कौन कौन से देश हैं। वो हमारे देश हैं जर्मनी, यूएसए, जापान, चीन, रूस। ये जो हैं देश हैं जहाँ पे इस प्रकार के जो उद्योग हैं यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे बनाए गए हैं। वहीं अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पे हैं, तो वो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में और भारत के हमारे बेंगलुरु प्रदेश में इस प्रकार के उद्योग को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और विकसित भी हो भी चुका है और किया भी जा रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले उद्योग की बात करें जो कि हमारा है लौह इस्पात उद्योग। उसमें बेसिकली क्या है, तो अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। जो हमारी ये 3 टर्म है आपको इसको नोटिस करना है कि सबसे पहले हम किसी उद्योग को सबसे पहले करने के लिए हम निवेश करते हैं, उसके बाद से उसको हम प्रक्रम के जरिए उसको अच्छे से बनाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे ये हमारा लोहा है, तो लोहा सबसे पहले क्या मिलेगा, हमको कच्चा लोहा मिलेगा, तो हम उसको निवेश करेंगे, ठीक है। निवेश करने के बाद हम लोहे को प्रक्रम के माध्यम से गर्म लोहे या किसी अन्य लोहे में परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक सामान बनाएंगे जो कि कोई भी सामान हो सकता है। उसके लिए हम चेयर बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं।
वो बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका हम सप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा चेन है ये बेसिकली 3 ही है कि सबसे पहले निवेश करना, उसके बाद उसको प्रक्रम करना, उसके बाद से उसको निर्गत करना। क्लियर है? अब यहाँ पे आता है कि यह एक पोषक उद्योग है जिसमें उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में क्या होती हैं, हम निवेश का मतलब क्या होता है कि निवेश में हम श्रम लगा सकते हैं, पूंजी लगा सकते हैं, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में हम उसमें समृद्ध कर सकते हैं। ठीक है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल का जो झोंका भट्टी यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से जहाँ यह प्रज्वलित होती है, यानी बता रहा है कि जहाँ पे कच्चे माल को रखा जाता है उसको हम झोंका भट्टी के जरिए गर्म करते हैं और यह जो है प्रज्वलित होता है। यहाँ पे अभी हम फिगर में देखेंगे नीचे किस प्रकार यहाँ पे प्रज्वलन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद से इसको परिशोधित किया जाता है, यानी कि जो इसमें अपक्षय रहते हैं उनको निकाल के अलग कर लिया जाता है और जो मेन होता है लोहा उसको यहाँ पे रखा जाता है किनारे। फिर क्या होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों से कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात जो है वो कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। हमने बात किया कि कई तरह के पदार्थों को हम बना सकते हैं, उसमें तार भी एक है। ठीक है, उससे हम तार भी बना सकते हैं। एल्युमिनियम, निकिल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर के मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता वो प्रदान करता है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ठीक है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से ये बने हुए हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ भी इससे बनी होती हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, वे भी इस्पात से ही बने होते हैं। तेल कूप इस्पात जो है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से को हम वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरण के माध्यम से ही होता है। कृषि के जो संयंत्र बनाए जाते हैं वो भी हमारे इस्पात से ही बने होते हैं। जो विशाल भवनों का ढांचा वो भी हमारा इस्पात से ही बनता है। ठीक है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध हो। यानी बात कर रहा है कि जब हम 1800 ईस्वी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो इस्पात उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित किया जाता था, जहाँ पे नदियाँ हों, जहाँ पे कोयला खनन, जो कोयला कच्चा माल हो जो कि आप विद्युत के लिए आपूर्ति करता हो। ठीक है। कच्चे माल भी वहाँ पे मिले तो वहाँ पे हमारे औद्योगिक केंद्र वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैपिंग के लिए दिखाया गया है। ठीक है, कि जहाँ पे हमारे नदी जो है हो, नदी जो है जिससे जल मिलता है, उसके बाद से हमें कच्चा माल भी प्राप्त हो, हैं, वहाँ पे ही ये हमारे औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ये कब की बात है, हमारे 1800 की। अगर हम उसके बाद के उद्योग के लिए आदर्श स्थिति की बात करें तो वहाँ पे कोयला क्षेत्र के समीप उनको खोला जाता था। ठीक है, नहरों और रेलवे के निकट हो, यानी इनके लिए अब क्या हुआ कि ऐसे स्थान भी चूज करने लगे कि जहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफ़ी मजबूत हो, ऐसे स्थान को भी शामिल कर लिया गया। ये हमारे जो विद्युत उत्पादन है इनके साथ साथ या जल के समीप रहने के साथ साथ हमारे ऐसे भी स्थान हो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत हो, वहाँ भी 1950 के दशक में स्थापित करने वाले जो उद्योग हैं वहाँ पे कर दिए गए हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के किनारे सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस्पात निर्माण है इसका कार्य इस समय तक बहुत ही विशाल हो गया है। लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। भी हमारे जो 4 राज्य हैं कौन कौन से हैं, हमारे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इतने सारे हमारे जो इस्पात उत्पाद केंद्र हैं यहाँ पे स्थित हैं। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में पूछ देता है कि सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलोगे तमिलनाडु में। कई बार मल्टीपल एग्जाम पूछ देता है कि विजयनगर जो इस्पात केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलोगे कर्नाटक में। क्लियर है। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं मैप में और विश्व स्तर पर भी जानते हैं कि जो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा भारत है। यहाँ पे जो हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और जो हमारे छत्तीसगढ़ है वहाँ पे औद्योगिक केंद्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे अगर हम यूरोप की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जर्मनी है। ठीक है, यहाँ पे जापान है,
यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, कनाडा में भी है, यहाँ पे ब्राज़ील में भी है, ठीक है, यहाँ पे यूरोप में कई सारे हैं। तो जो यहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लैक वाला एरिया, ठीक है, जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा औद्योगिक उत्पादन केंद्र है, ठीक है। यहाँ अफ्रीका में भी आपको दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लोहा इस्पात केंद्र है वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं आगे जो छूटा हुआ है यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए जो शोधन करने की प्रक्रिया है वो कैसे होती थी, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम इस भट्ठी में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी भट्ठी है, ठीक है, झोंका भट्ठी कह सकते हो। तो यहाँ पे किस प्रकार एक बार इसका आपको देख लेते हैं फिगर कैसा है। जैसे यहाँ पे धातुमल है, अभी हम सबको समझेंगे। यहाँ पे प्रगलित लोहा है, यहाँ पे झोंका भट्ठी है, ठीक है, यहाँ पे लौह अयस्क चूना पत्थर और कोक जो है यहाँ पे निकल रहा है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे शोधन होता है। जैसे मान लीजिए हम 4 टन कोयला लेते हैं, 4 टन कोयला को जब हम प्रसंस्कृत करते हैं, यानी कि इस भट्ठी में डालते हैं, तो उसके बाद से ये जब पहला स्टेप पूरा करता है तो उस समय 4 टन अयस्क मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीधे दूसरा फेज बनता है, उसमें 1 टन चूना पत्थर मिलता है, और जब इसका फाइनल मिलता है रिजल्ट, उसमें 1 टन इस्पात मिलता है, ठीक है। यानी अगर हम इस्पात निकालें 1 टन इस्पात, तो हमारे 8 टन कोयला से हमें 1 टन इस्पात ही केवल मिलता है। बाकी जो 7 टन आपको दिख रहे हैं वो अयस्क के रूप में हो सकते हैं, चूना पत्थर के रूप में हो सकते हैं, तो ये इनको निकाल लिया जाता है, इनको अलग सेक्टर में कहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द की बात किया है, प्रगलन, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं कि प्रगलन बेसिकली क्या है। तो यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप कर, यानी कि जो धातु है उसको गलनांक बिंदु, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, उससे अधिक टेम्परेचर पर उसको ताप देकर के उसको गर्म किया जाता है। तो इस तरह से जो निष्कर्षण होता है उसको हम कह सकते हैं कि प्रगलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रगलन को आपको मोटा मोटा तौर पर समझाया है, ठीक है। इस तरह से हमने आपको झोंका भट्टी के लिए बताने की कोशिश की है कि लौह अयस्क का जो निष्कर्षण हो किस प्रकार होता है, कि जो 8 टन कोयला है, 8 टन कोयले से किस प्रकार 1 टन जो है केवल इस्पात बनता है। इस टर्म को भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। आगे जो हमारा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि भारत में जो हमारे औद्योगिक इस्पात केंद्र हैं जैसे जमशेदपुर, इनको हम डिटेल से एनालिसिस अगले वाले लेक्चर में, यानी कि पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे, आपको इसमें दिख भी जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे से करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।